तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में। बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बायो के कोर कंसेप्ट को देखा है। उसमें हम लोगों ने ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का बेसिक चीज, जैसे कि हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोनेंट क्या होता है, उसके बाद कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कैस्केड प्रोसेस, जैसे कोर कंसेप्ट हम लोगों ने समझा है। तो आज हम लोग लेक्चर 2 को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ब्लड ग्रुपिंग का जो पार्ट है, आरएच फैक्टर, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग लिम्फ के बारे में देखेंगे और हमारा हार्ट के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद, कोशिश यही रहेगा मेरा कि हम लोग आज के लेक्चर को बहुत बेहतरीन बनाएं और जहां तक भी पढ़ेंगे उसको एनसीईआरटी में प्रॉपर अंडरलाइन देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। और इसके बाद लगभग एक लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग कंप्लीट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब टोटल कंसेप्ट हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर को, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2। देखो, इसमें हम लोग कल के क्लास में बच्चों जो पढ़ रहे थे वो था हमारा ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुपिंग मतलब ब्लड ग्रुप वो था हमारा, या तो पहला था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा हमारा था आरएच। अब एबीओ के बारे में तो हम लोग समझ गए थे कि एबीओ क्या होता है, एबीओ क्या होता है। और आज हम लोग लेके आए हैं आरएच के बारे में कि आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग आरएच फैक्टर के बारे में कि आरएच फैक्टर क्या होता है, या आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। देखो, आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। ये आरएच वर्ड आया कहां से, ये आरएच वर्ड आया कहां से, ये आया है रिसेस मंकी से। ये आरएच वर्ड आया है रिसेस मंकी से। इसका जो पहला 2 लेटर है वो है हमारा आरएच। इसे रिसेस मंकी से क्यों आया, ऐसा क्या था इसमें? ऐसा ये था कि जो रिसेस मंकी का आरबीसी था, जो रिसेस मंकी का आरबीसी था, इसके ऊपर एक एंटीजन लगा हुआ था और इस एंटीजन का नाम रखा गया आरएच एंटीजन। क्या रखा गया? इस एंटीजन का नाम रखा गया आरएच एंटीजन। क्या रखा गया? आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन। और इस ये सेम आरएच एंटीजन, सेम जो रिसेस मंकी के पास था, वो सेम हमारे ह्यूमन ब्लड में है। जो ह्यूमन का जो है ब्लड है, ह्यूमन के ब्लड का जो आरबीसी है, इसके पास तो एंटीजन होता है, लेकिन एंटीजन ए या एंटीजन बी, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास एक और एंटीजन देखा गया और इसका नाम रख दिया गया आरएच एंटीजन। क्या रख दिया गया? कि आरएच एंटीजन। क्यों? सिमिलर था रिसेस मंकी के एंटीजन के जैसा, सिमिलर था रिसेस मंकी के एंटीजन के जैसा, इसीलिए हम लोग अपने आरबीसी, ह्यूमन ब्लड का आरबीसी है, उसके पास भी इसको आरएच एंटीजन रख दिया गया। अब सर ये आरएच एंटीजन सर कितने लोगों के पास होगा? तो याद रखना, ये आरएच एंटीजन जो है, ये आरएच फैक्टर जो है, ये आरएच एंटीजन है जो है, देखो ये जो आरएच एंटीजन है ये लगभग 80% ह्यूमंस के पास होता है आरएच फैक्टर, मतलब आरएच एंटीजन। अब देखो, आरएच एंटीजन मतलब अगर जिसके पास होगा आरएच एंटीजन होगा, आरएच एंटीजन अगर जिसके पास प्रेजेंट होगा, वैसे हमको हम लोग बोलते हैं, वैसे को बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। जिसके पास आरएच एंटीजन है, मतलब 80% ह्यूमंस को हम लोग आरएच पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। और अगर मान लो जिसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, जिसके पास आरएच एंटीजन अब्सेंट है, वैसे को हम लोग बोलते हैं आरएच निगेटिव, वैसे को हम लोग बोलते हैं आरएच निगेटिव। याद रख लोगे ना यार? मतलब जिसके पास आरएच एंटीजन है, आरएच पॉजिटिव, और आरएच नहीं है, आरएच निगेटिव। ये आरएच फैक्टर बहुत जरूरी होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। जो ब्लड किसी को देते हैं तो ये एंटीजन, आरएच एंटीजन, आरएच फैक्टर को मिलाना बहुत जरूरी है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग ए को भी बांट दिए। जिस तरह से हमारा ब्लड ग्रुप था, जिस तरह से हमारा ये एबीओ ब्लड ग्रुप था, एबीओ में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप था यार? एबीओ में जो था वो था ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, या फिर एबी ब्लड ग्रुप। अब इसके साथ साथ आज हम लोग पढ़ेंगे ए को भी 2 भाग में बांटेंगे, ओ को भी 2 भाग में बांटेंगे, ओ को भी, सबको 2 पार्ट में। मतलब ए बन जाएगा ए पॉजिटिव और ए निगेटिव।
क्यों? ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है? ये है RH फैक्टर, ये है RH एंटीजन। जिसके पास होगा वो A पॉजिटिव, जिसके पास नहीं होगा वो A निगेटिव। तो अब हमारा जो ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप था उसको भी 4 भाग में बांटे थे, A, B, O और AB। अब ये A भी 2 पार्ट में बटेगा, RH फैक्टर के अकॉर्डिंग, RH एंटीजन के अकॉर्डिंग, A पॉजिटिव और A निगेटिव। उसी तरह से B वाले को भी हम लिख सकते हैं, B पॉजिटिव और B निगेटिव। क्लियर है ना यार? चलिए, तो अब हम लोग RH फैक्टर देख लिए। अब देखो इस RH, ये सर क्या इसका यूजफुल क्या होगा हमारे जिंदगी में? तो ये एक प्रोसेस है हमारा, एक चीज, इसका यूज कहां होगा? पहले इसकी दिक्कत क्या आई थी? सबसे पहले देखो RH का अगर मिसमैचिंग होगा तो आज अभी हम लोग देखेंगे RH मिसमैचिंग का केस। हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है RH मिसमैचिंग का केस। RH मिसमैचिंग, देखो RH मिसमैचिंग का केस हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इस केस का नाम है, इस केस का नाम है, इस केस का नाम है इरेथ्रोब्लास्टोसिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस। RH मिसमैचिंग का जो केस हमारा एनसीईआरटी केस बोला पढ़ने के लिए वो है इरेथ्रोब्लास्टोफिटलेसिस। मतलब सर इरेथ्रोब्लास्टोफिटलेसिस क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्टोफिटलेसिस क्या होता है? इरेथ्रो का मतलब होता है, ये होता है आरबीसी। इरेथ्रो का मतलब क्या होता है? आरबीसी। अब सर फीटस का मतलब क्या होता है? फिटलेसिस का मतलब, फीटस का मतलब क्या होता है? फीटस, फीटस मतलब एम्ब्रियो। अब देखो ये चीज क्या होता है, इरेथ्रोब्लास्टोफिटलेसिस क्या होता है? इस केस को हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं। मान लो ये हमारा है फादर, जो कि है RH पॉजिटिव, और ये है मदर, मदर हमारा RH निगेटिव। इस केस को पढ़ने के लिए, इस इरेथ्रोब्लास्टोफिटलेसिस को पढ़ने के लिए, इसके हम पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि फादर को हम लोग लेंगे RH पॉजिटिव, मदर को लेंगे RH निगेटिव। ठीक है ना? अब देखो सबसे पहले देखो, मान लो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, मान लो ये हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा फीटस होगा, मान लो कि ये मदर है, मदर है, मदर का ब्लड क्या था? RH निगेटिव। और मदर के साथ अब क्या होगा? फीटस होगा, फीटस होगा। फीटस का मान लो ब्लड आया है RH पॉजिटिव वाला, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मदर का ब्लड है RH निगेटिव और फीटस का ब्लड क्या है? RH पॉजिटिव। चलो तो याद रखना, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे ही फीटस आया, अब जैसे ही मदर फीटस को अलग करेगा तो यहां से फीटस जो है, मान लो फीटस जो है वो किससे कनेक्ट होता है? प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से। अब देखो जैसे ही फीटस प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद फीटस को हम लोग अलग करेंगे, तो अलग करेंगे तो प्लेसेंटा को कट करेंगे, प्लेसेंटा को क्या करेंगे? प्लेसेंटा को कट करेंगे। और जैसे ही प्लेसेंटा को कट लगाते हैं तो प्लेसेंटा के कट लगाने के टाइम कुछ ब्लड जो है वो फीटस का मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है। मतलब सम अमाउंट ऑफ ब्लड, किसका ब्लड? फीटस का। सम अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ फीटस मिक्स विथ मदर ब्लड, जो मदर का ब्लड है, मदर का जो खून है उसमें मिल जाता है। और मिलने के बाद जैसे ही हमारा फीटस का ब्लड, फीटस क्या था? RH पॉजिटिव, जैसे ही इसका ब्लड कुछ अमाउंट में प्लेसेंटा काटने के बाद, प्लेसेंटा क्या होता है सर? प्लेसेंटा होता है बैरियर, होता है बैरियर, होता है प्लेसेंटा बैरियर होता है, ये प्लेसेंटा बैरियर होता है और फीटस को जो है न्यूट्रिशन फीड कराता है, फीटस को जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है वो भोजन देता है, ऑक्सीजन देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो ये सब काम हमारा है प्लेसेंटा का। जो ब्लड में कब सब्सटेंस है, ब्लड को, सब्सटेंस को हमारा फीटस तक पहुंचाता है, जो खाना पीना है, लेकिन ब्लड को नहीं, लेकिन ये ब्लड को घुसने नहीं देगा, ब्लड नहीं जा सकता है। अब देखो जैसे ही हम लोग ऐसे ब्लड को, मतलब फीटस मदर, तो मदर में क्या होगा? मदर में नाउ, अब देखो क्या होता है, अब मदर के ब्लड में बन जाएगा एंटीबॉडी, मदर के ब्लड में, मदर के
ब्लड में जो है वो RH एंटीबॉडी बन जाएगा, मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी बन जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव वाला ब्लड चला गया ना मदर में तो निगेटिव RH निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव वाला ब्लड गया मतलब पॉजिटिव एंटीजन गया, इसके वजह से RH एंटीबॉडी बन जाएगा मदर में। ये RH एंटीबॉडी कहां बनेगा? फॉर्म्ड इन मदर ब्लड, मां के खून में बन जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद होगा क्या, जैसे ही एंटीबॉडी बना, जैसे ही मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बना, तो जो हम लोग खून गया था, जो एंटीजन गया हुआ था RH पॉजिटिव वाला, वो सबको ये मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। अब मदर्स के ब्लड में, अब मदर के ब्लड में, अब जो मां है, ये मदर मान लो, ये जो मदर है, ये मान लो मदर है, इसके पास क्या है? इसके पास RH निगेटिव ब्लड है, इसके पास RH निगेटिव ब्लड है, लेकिन इसके साथ साथ RH एंटीबॉडी भी है ना, इसके साथ साथ RH एंटीबॉडी भी है मदर के ब्लड में। अब देखो, अब नाउ, अब इसके बाद देखो, सेकेंड टाइम, सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त, अब देखो मान लो सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम जो मदर है वो RH निगेटिव है, लेकिन RH निगेटिव है एंड इसके पास है RH एंटीबॉडी, और इसके पास RH एंटीबॉडी है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जो फीटस जो था प्लेसेंटा कट करने के बाद जो ब्लड दे दिया, जो अपना ब्लड छोड़ दिया, दुख दे दिया, अब वही दुख जो है एंटीबॉडी तैयार कर दिया मदर के ब्लड में। अब ये एंटीबॉडी जो है, अब ये एंटीबॉडी आफ्टर सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त मदर और फीटस जो होगा, फीटस जो होगा, ये फीटस का ब्लड है RH पॉजिटिव वाला जन्म ले लिया, RH निगेटिव लेता तो कोई दिक्कत नहीं था, RH पॉजिटिव वाला फीटस जन्म ले लिया। अब होगा क्या, इस मदर में जो है, मदर में जो है पहला बच्चा एंटीबॉडी तैयार करके गया था, मदर में जो है पहला बच्चा, पहला फीटस एंटीबॉडी तैयार करके गया था, और ये एंटीबॉडी जो है इस फीटस का जो एंटीजन है RH पॉजिटिव, इसको मार गिराएगा, फीटस का जो ब्लड है इसको मार गिराएगा। क्यों सर? RH एंटीबॉडी है, मतलब ये एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ब्लड नहीं कर सकता है, प्रोटीन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो मदर के ब्लड से ये एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा से पास करके चला जाएगा बच्चे में, और बच्चा में चला गया मतलब फीटस में गया, और फीटस में जैसे ही गया उसको एंटीजन दिखा RH पॉजिटिव, और वो मार डालेगा। मतलब क्या होगा, फीटल का हो जाएगा डेथ, फीटल का हो जाएगा डेथ, मौत हो जाएगा उसी टाइम खत्म। क्यों मौत हुआ? क्योंकि दो कंडीशन बना, जैसे RBC मरा तो इसको हो जाएगा एनीमिया, एनीमिया और जॉन्डिस, एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा, एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा, पहला एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा, इस वजह से फीटल का मौत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो याद रखना ये पूरा का पूरा इराथ्रोब्लास्टोफेटेलिस, याद रखना इराथ्रोब्लास्टोफेटेलिस, देखो इराथ्रोब्लास्टोफेटेलिस, ये याद रखना इराथ्रोब्लास्टोफेटेलिस। क्लियर ना? कैसे मौत हुआ, कैसे बच्चे का मौत हुआ। अब सर इसका सर बचाव है कि नहीं है? हाँ बचाव है, वो जो मदर में RH एंटीबॉडी बन रहा था उसको मात दे दो, वो जो मदर में RH एंटीबॉडी बन रहा था उसको बनने ही ना दो। तो क्या है प्रिकॉशन? देखो प्रिकॉशन क्या है, कैसे किया आपको पता है ना, कैसे प्लेसेंटा को क्रॉस किया, कैसे प्लेसेंटा को क्रॉस किया, याद रखोगे ना? प्लेसेंटा को कैसे क्रॉस किया? प्रोटीन था, प्रोटीन आसानी से क्रॉस कर सकता है, क्रॉस कर गया, बच्चे में घुस गया और देख लिया एंटीजन है RH पॉजिटिव वाला, मार दिया। RH निगेटिव रहता तो बच जाता, क्योंकि एंटीबॉडी RH पॉजिटिव को खोजेगा, वो जैसे ही एंटीजन मिला RH पॉजिटिव मार गिराएगा। अब प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये है कि इंजेक्शन दिया जाए। क्या दिया जाए? इंजेक्शन। कौन सा सर? एंटी RH एंटीबॉडी का, एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाए। कितने देर बाद? सर विदिन 72 आवर, 72 घंटे के अंदर हमको ये इंजेक्शन दे देना है मदर के बॉडी में। जैसे ही पहला प्रेगनेंसी हुआ, बच्चा का डिलीवरी हुआ, तो उसी टाइम हमको एंटी RH एंटीबॉडी दे देंगे, जिस वजह से हमारा एंटीबॉडी मदर में बनना बंद हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, बनेगा नहीं, तो सेकंड प्रेगनेंसी आराम से होगा। तो याद रखना ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है सर, ये प्रिकॉशन से हम लोग बचा सकते हैं।
विद इन 72 आवर क्या देंगे सर? सर एंटी आरएच एंटीबॉडी देंगे सर, मदर में एंटी आरएच एंटीबॉडी देंगे सर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो ये है हमारा इरेथ्रोब्लास्टोफेटिलिस, ये हमारा एनसीईआरटी कवर करता है, इतना चीजों को बतलाता है कि ऐसे करेंगे तो बचाव होगा। तो याद रखना इस केस में सबसे पहला मदर का ब्लड आरएच निगेटिव और फीटस का आरएच पॉजिटिव, तो ही ऐसा कंडीशन बनने को दिखेगा, तो ही ऐसा चीज दिखेगा। जैसे प्लेसेंटा कट किए, कट करने के बाद कुछ ना कुछ ब्लड जो है मिक्स हो गया मदर के ब्लड के साथ पहले प्रेगनेंसी के टाइम। तो ये पूरा स्टेप है। चलिए एनसीईआरटी माता को देखते क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ, आरएच ग्रुपिंग। सर ठीक है सर, आरएच ग्रुपिंग, आरएच दो तरह का, आरएच पॉजिटिव और निगेटिव। अनदर एंटीजन सिमिलर टू प्रेजेंट रिसस मंकी, जो रिसस मंकी में एंटीजन है सेम एंटीजन ह्यूमन में होता है, और कितना होता है? नियरली 80% ह्यूमन में होता है। जिसमें होगा आरएच पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं वो आरएच निगेटिव है। जिसमें आरएच है, आरएच पॉजिटिव 80% में है वो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एन आरएच निगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव ब्लड। मान लो कि आरएच निगेटिव हम है और मेरे पास आरएच पॉजिटिव निगेटिव हम है, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है आरएच का। अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड आया मेरे शरीर में, तो मेरे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। और जो आया है उसको मार गिराएगा, लेकिन अब दूसरा बार आएगा कोई और, या मेरा ब्लड किसी और में जाएगा आरएच पॉजिटिव वाले में, तो मेरे पास तो एंटीबॉडी बन चुका है, मार गिराएंगे कट से, तो विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन। मान लो आरएच निगेटिव है और आरएच पॉजिटिव ब्लड आया मेरे पास कुछ मात्रा में, तो आरएच पॉजिटिव ब्लड आया मतलब एंटीजन आया, तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा इसके खिलाफ, मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा इसके खिलाफ, और इसको मार गिराएंगे। इसको तो मार ही देंगे, लेकिन अब कहीं भी अगर मेरा ब्लड जरूरत होगा और पॉजिटिव आरएच पॉजिटिव है वो, और हम अपना ब्लड दे देंगे, हम आरएच निगेटिव है, तो क्या होगा? मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ है, उसका ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एंटीबॉडी बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाता है। याद रख लोगे ना? क्या बन जाता है? एंटीबॉडी बन जाता है उसके खिलाफ। चलिए अब देखिए, तो इसी केस को आरएच इनकॉम्पेबिलिटी के मान से एनसीईआरटी लिखा है। आरएच इनकॉम्पेबिलिटी मतलब मिसमैचिंग, जो आरएच को मिसमैचिंग के ये बना हम लोग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो ये दिक्कत होगा। आरएच मिसमैचिंग अभी तो हम लोग पढ़े हैं, ये देखने को मिलता है। आरएच निगेटिव ब्लड किसका? प्रेग्नेंट मदर का, और आरएच पॉजिटिव ब्लड किसका? फीटस का, एम्ब्रियो का। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल बच्चा डिलीवरी लेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जो है यहाँ जो फीटस बना है, ये जो फीटस बना है, ये किसका है? ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है नॉर्मल फीटस होगा, और नॉर्मल फीटस से नॉर्मल बेबी बनेगा, याद रखोगे। लेकिन यही अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में जाता है, जाते जैसे ही इसको प्लेसेंटा से कट करेंगे, अपना ब्लड मदर में डाल देगा, ये तो बच गया। लेकिन मदर जो है एंटीबॉडी तैयार करेगा ना, क्योंकि निगेटिव, आरएच निगेटिव है मदर, आरएच निगेटिव है मदर, तो आरएच पॉजिटिव का ब्लड उसमें गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा आरएच पॉजिटिव। तो याद रखोगे ये केस। चलिए, तो हमारा एनसीईआरटी वही कह रहा है, एनसीईआरटी को समझने का कोशिश करोगे। उसके बाद आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस, फीटस का जो आरएच एंटीजन है, डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू आरएच निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर। आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस, बच्चे का, डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू आरएच निगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहले प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। एज द टू ब्लड आर विल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, दोनों ब्लड प्लेसेंटा के माध्यम से सेपरेट होता है, लेकिन प्रोटीन को तो सेपरेट नहीं कर सकता है। चलिए सर, अब आगे देखो, हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ, स्टार्टिंग में आरएच निगेटिव मदर और आरएच पॉजिटिव फीटस अलग अलग है, प्लेसेंटा से सेपरेट है, लेकिन जैसे ही फीटस डेवलप करेगा, प्लेसेंटा काटेंगे तो धीरे से उसका डिलीवरी करेंगे, तो जैसे ही डिलीवरी करेंगे तो क्या होगा? फीटस का कुछ ब्लड आरएच पॉजिटिव वाला मदर में आएगा, आरएच निगेटिव में, और जैसे आरएच पॉजिटिव का कुछ ब्लड आएगा तो एंटीबॉडी तैयार कर लेगा, हमारा बॉडी एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। और जैसे एंटीबॉडी तैयार कर लेगा, अभी तो पता नहीं है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा ये चीज। सेकंड टाइम जो प्रेगनेंसी होगा तो देखने में मिलेगा ये चीज। क्या है? देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड, जो ब्लड है मैटरनल ब्लड है, टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। जो माता श्री है उनका जो ब्लड है आरएच निगेटिव, वो चांस है कि बच्चा का कुछ ना कुछ प्लेसेंटा काटने को ब्लड मिल जाए। इन सच केस
द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन, और मदर जो है एंटीबॉडी बनाना लगेगा, और जो ब्लड आया है बच्चे फीटस का वो सब आरएच खत्म कर देगा। जब मदर के अंदर एंटीबॉडी बनेगा उसको तो खत्म कर ही देगा, अब बाद में चले गए फीटस को भी खत्म कर देगा जब सेकंड प्रेगनेंसी होगा। चलिए, दिस कुड बी फैटल का मौत, फीटस का मौत हो जाएगा सेकंड प्रेगनेंसी के बाद, उसको एनीमिया होगा और उसको जॉन्डिस होगा, एनीमिया और जॉन्डिस होगा। क्लियर है ना? इसी प्रोसेस को हम लोग इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस बोलते हैं। याद रखोगे ना? याद रखोगे ना? इसलिए अगर बचाव चाहिए तो क्या चाहिए? एंटी आरएच एंटीबॉडी देना पड़ेगा मदर को, एंटी आरएच एंटीबॉडी देना पड़ेगा मदर को इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस। इमीडिएटली मतलब कितना घंटा? विद इन 72 आवर, विद इन 72 आवर हमको देना पड़ेगा एंटी आरएच एंटीबॉडी। क्लियर है ना? चलिए, तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखो ये स्टेप को क्या, इरेथ्रोब्लास्टोफेटलिसिस में फेटलिस क्या है? इट इज आरएच इनकॉम्पेबिलिटी बिटवीन द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर और आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। फिर क्या है? आरएच एंटीजन डू नॉट गेट मिक्स्ड विद मैटरनल ब्लड। स्टार्टिंग में जब था तो प्लेसेंटा से अलग अलग था बच्चा और मदर, तो मिक्स नहीं होने दिया बिकॉज प्लेसेंटा सेपरेटेड टू ब्लड। लेकिन बट ड्यूरिंग, तीसरा लाइन, फर्स्ट डिलीवरी हुआ तो प्लेसेंटा को काटना पड़ा और कुछ ना कुछ ब्लड फीटस का मदर में आ गया। तो वही चीज है, तो वही ना चीज है, ब्लड में बी एक्सपोज टू ए स्मॉल अमाउंट, कुछ मात्रा में फीटल का ब्लड मदर के ब्लड के साथ आ जाएगा। फीटस का ब्लड आरएच पॉजिटिव था, आरएच पॉजिटिव मतलब एंटीजन है, तो मदर में एंटीबॉडी बनेगा इसके खिलाफ। तो इसी कंडीशन को हम लोग इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस बोलते हैं। तो याद रखना, ये कहानी बिल्कुल करना आफ्टर इमीडिएट फर्स्ट डिलीवरी। इमीडिएटली मतलब 72 घंटा, विद इन 72 आवर। क्लियर है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिमाग में रखो, नोटिस करते रहो, ठीक है ना? अब हमारा है, चलो ये हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ, लिम्फ क्या होता है सर? लिम्फ क्या होता है? लिम्फ जो एक अलग प्रकार का बॉडी फ्लूइड है, एक अदर बॉडी फ्लूइड। पहला कौन सा बॉडी फ्लूइड था? पहला था ब्लड, और दूसरा बॉडी फ्लूइड क्या है? लिम्फ। तो देखो लिम्फ के बारे में समझो। लिम्फ जो होता है वो होता है कलरलेस, कलरलेस बॉडी फ्लूइड, कलरलेस होता है। लिम्फ में आरबीसी एंड प्लेटलेट्स नहीं होता है, आरबीसी और प्लेटलेट नहीं होता है। लेकिन लिम्फ में एक चीज याद रखना, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है। क्लियर है ना? लिम्फ में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा। देखो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ समझो, मान लो ये मेरा हाथ है तो ये मेरा आर्टरी है, और ये जो उंगली है ये मेरा कैपिलरीज है। तो आर्टरी खत्म कहां होता है? कैपिलरीज पे। आर्टरी खत्म कहां होता है? कैपिलरीज पे। और इधर से ये हाथ है और ये भी मेरा कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज कैपिलरी से जुड़ेगा, और ये वेन है। तो वेन शुरू कहां से होता है? कैपिलरीज से। तो याद रखना, वेन कैपिलरीज से शुरू होता है और आर्टरी कैपिलरीज पे खत्म हो जाता है। तो दोनों का कैपिलरीज है, वेन का कैपिलरी, ये आर्टरी का कैपिलरीज, ये वेन का। तो याद रखना, आर्टरी कैपिलरी पे खत्म, और यहां से कैपिलरी शुरू हो रहा है, तो वेन कैपिलरी से शुरू होता है। तो कैपिलरी से शुरू होगा फिर वेन, तो दोनों मिक्स करेगा तो यही होता है हमारा, यही जो फिगर है, ये स्ट्रक्चर, ये है कैपिलरीज, ये आर्टरी का कैपिलरीज और ये वेन का कैपिलरीज। तो देखो क्या होता है, इस चीज को देखो, फिगर को देखो बढ़िया से। देखो फिगर में क्या है, मान लो ये लाल वाला ये आर्ट्रियोल्स मतलब आर्टरी है, और ये जो ब्लू वाला है ये वेन है। क्या है? वेन्यूल मतलब वेन, वेन, और आर्ट्रियोल मतलब आर्टरी। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये लाल वाला घुमा हुआ है, ये ब्लू वाला, ये सब आर्टरी है, मतलब कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। याद रखोगे ना? हरा वाला भी ध्यान मत दो, हरा वाला के बारे में हम बताएंगे। अब जैसे ही ब्लड आएगा, यहां से ब्लड आ जाएगा, और यहां से जो ब्लड है वेन से होके निकलेगा। तो वेन जो, ये आर्टरी जो कैरी करता है ये O2 ब्लड, इसमें कौन सा ब्लड होता है? O2 ब्लड। और वेन जो है इसमें जो ब्लड होता है ये होता है DO2 ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखोगे ना यार? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO2 ब्लड मतलब क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना? ये O2 ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो क्या होता है, जैसे ही इसका ब्लड जाएगा
तो इसके आर पार ये छोटे छोटे टिश्यू है, देखो टिश्यू लिखा होगा कहीं ना कहीं, टिश्यू का सेल है ये बगल में। तो जैसे ही ब्लड जाएगा तो ब्लड का जो कुछ कंपोनेंट्स है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कैपिलरीज का वॉल बहुत पतला होता है, आपको भी पता है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं, तो ब्लड निकलना तो संभव नहीं है। तो ब्लड में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जो आयंस हैं, जो प्रोटीन्स हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं, वो निकल जाएंगे, और वो निकल जाएंगे इस टिश्यू के अगल बगल में घूमते रहेंगे। जो टिश्यू है पूरे बिखराएंगे यहाँ पे, छोटे 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 मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में जो प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, वो निकल जाएंगे ब्लड से। और ये निकलने के बाद जो टिश्यू के अगल बगल में लिम्फेटिक वेसल्स घुमा होता है, देखो लिम्फ जिसको बोलते हैं हम लोग लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी जो टिश्यू के बगल में, और ये लिम्फ कैपिलरी क्या बनाता है, लिम्फेटिक वेसल, क्या बनाता है, लिम्फेटिक वेसल। और ये निकल करके ब्लड से, आर्टरी से सारा का सारा सब कुछ सामान जो ब्लड जाएगा इधर से इधर घूमेगा ब्लड, तो यहां से जो ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं, जो आयंस है, छोटे छोटे प्रोटीन्स है, वो निकल जाएंगे और ये सारा का सारा लिम्फेटिक वेसल में चले जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। तो इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलते हैं, और लिम्फ को हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड भी, टिश्यू या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो लिम्फ सब के बीच में जो छोटे छोटे स्पेस है जहां सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, बीचों में जो सबके बीच में होते हैं सेल्स। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, फ्लूइड, पानी, मतलब जो बोलोगे मिनरल्स, जो बोलोगे प्रोटीन छोटे छोटे, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो या तो टिश्यू फ्लूइड बोलोगे या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हो। तो यही है लिम्फ हमारा, यही है लिम्फ हमारा। ये जाएगा कहां पे, लिम्फेटिक वेसल में, जो छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं, छोटे छोटे आयंस हैं, सब कुछ वाटर्स है, ये सब लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा। और लिम्फेटिक वेसल से फिर ये चला जाएगा मेजर वेन में। कहां चला जाएगा, मेजर वेन में। मेजर वेन में क्या होता है, DO2, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ फिर मिल जाएगा। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ था, फिर मिल गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। इसी को लिम्फ बोलते हैं, याद रखोगे, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, मिडिल मैन बोलते हैं। जो वेन, जो आर्टरी और वेन के बीच में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, जो भी ब्लड से मटेरियल निकला है, जो भी चीज एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि कैपिलरी का वॉल बहुत पतला होता है, जो भी चीज निकला तो वो सारा लिम्फ में कहलाएगा। कब, जब ये लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा, जब वो सारा मटेरियल जो सारा टिश्यू फ्लूइड जब वो आएगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, लिम्फ के अंदर, तो कहलाया जाएगा टिश्यू फ्लूइड, मतलब लिम्फ। तो उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। बॉडी फ्लूइड है ही एक तरह का, ये क्लियर है ना, लिम्फ। तो याद रखना, ये आर्टरी, ये हमारा कैपिलरीज, ये हमारा वेन का कैपिलरीज। तो आर्टरी का कैपिलरीज पे खत्म होता है आर्टरी, और वेन कैपिलरी से शुरू होता है। क्लियर है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको पता होगा। चलिए हम एनसीईआरटी की लाइन में देखते हैं, एनसीईआरटी जो हमारा है, एनसीईआरटी क्या कहता है। चलो देखो लिम्फ के बारे में, लिम्फ को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिडिल मैन की तरह काम करता है। आर्टरी और वेन के बीच जो ब्लड, जो आर्टरी से ब्लड बहता है, कैपिलरीज में जाता है, फिर कैपिलरी से फिर वेन में आता है। इसके बीच जो एक्सचेंज मटेरियल का होता है, जो ब्लड से जो हमारा आयंस, जो प्रोटीन से स्मॉल अमाउंट में जो निकलते हैं, वो सारा जिस स्पेस में जो जाता है, उस इंटरस्टिशियल स्पेस का नाम है हमारा टिश्यू फ्लूइड और या लिम्फ। कब बोलेंगे लिम्फ, ये याद रखना, जो मटेरियल निकलेगा ब्लड से, वो सब अगर लिम्फेटिक वेसल में गया, उस लिम्फेटिक वेसल में हम लोग उसको लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ। वो मटेरियल का नाम क्या होता है, लिम्फ। क्या होता है, लिम्फ। याद रखोगे, जो भी एक्सचेंज हुआ है ब्लड से, जो भी स्मॉल स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन जो भी हुआ है, जो भी आयंस निकला है, जो भी चीज निकला है, तो देखो क्या लिखा है, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी से पास करेगा, आर्टरी से सब कैपिलरीज में आएगा। इन द टिश्यू सम वाटर along with many small water soluble substance, स्मॉल स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट, बाहर की जगह में निकल जाएगा, बाहर के स्पेस में निकल जाएगा। उस स्पेस का नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस, और जो चीज निकला है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना। उसको लिम्फ कब बोलेंगे, जब वो चला जाएगा लिम्फेटिक वेसल के पास, जब वो लिम्फेटिक वेसल में घूम जाएगा। लिम्फेटिक वेसल सेल के चारों तरफ घूमता रहता है, छोटा छोटा पाइप बना के सेल के चारों तरफ अरेंज होता है, सेल के चारों तरफ अरेंज होता है बिटवीन द सेल्स। उसके बाद लार्ज प्रोटीन लेकिन नहीं निकल पाएगा ब्लड से, लार्ज प्रोटीन नहीं निकल सकता क्योंकि कैपिलरीज का वॉल बहुत पतला होता है। क्लियर है ना, याद रखोगे। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स गैसेस में कुछ भी हो सकता है। आगे चलो, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, और ये सब एक लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला जाएगा। तो क्या लिखा, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, जो वेसल्स का नेटवर्क होता है, जो हमारा
टिश्यू फ्लूइड है वो चाहेगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, ये जो है इलेबोरेट नेटवर्क जाल की तरह घुमा रहेगा टिश्यू के पास, आर पास, आस पास, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये कलेक्ट करता है पूरे का पूरे फ्लूइड को और ड्रेन्स कर देता है बैक टू मेजर वेन, मेजर वेन में वापस भेज देता है, जो कि मेजर वेन में क्या होगा, वेन में क्या होता है, DO2 होता है। अब फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। हमने क्या बोला कि लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक वेसल्स में जो फ्लूइड पाया जाएगा उस सब को हम लोग लिम्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। तो ये नहीं कि जितना भी मतलब क्या कहते हैं ब्लड से आयंस, स्मॉल प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स निकला है उस स्पेस में, उस जगह को हम लिम्फ बोलेंगे, नहीं। जब वो चला जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे लिम्फ। क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। लिम्फ इज द कलरलेस, ये कलरलेस होता है फ्लूइड। इसके बाद स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट मतलब WBC पाया जाता है और ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्पफुल होता है बहुत ज्यादा। अब याद रखना एक लाइन कि फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड, ये फैट एब्जॉर्ब होता है लिम्फ में, लेकिन लैक्टियल्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द इंटेस्टाइनल विलाई, इंटेस्टाइन में विलाई होता है, वहां पे फैट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू। क्लियर है ना, तो बात को समझ में आ रहा है ना। लिम्फ था ये पूरा का पूरा टॉपिक, जिसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, मिडिल मैन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, इससे पहले हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि हमारा एनसीईआरटी दिया है मछली का, फिश का। फिश में होता है 2 चेंबर हार्ट। कितना होता है, चलो इधर आते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो हार्ट, किसका हार्ट, मछली का। एनसीईआरटी दिया है फिश में जो है वो 2 चेंबर हार्ट होता है। फिर देखेंगे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 चेंबर्ड हार्ट, 2 चेंबर हार्ट होता है। 2 चेंबर में क्या क्या आएगा सर, 2 चेंबर में क्या क्या आएगा, तो 2 चेंबर में तुम्हारा आ जाएगा आर्टरिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है ना। एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा, आर्ट्रियम एट्रियम, याद रखना। अब देखो इसके बाद आएगा रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में ना बउआ ये होता है 3 चेंबर्ड हार्ट, थ्री चेंबर्ड हार्ट में क्या होता है सर, 3 चेंबर में हार्ट में होता है 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल, याद रखोगे। और याद रखना अब रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में छोड़ के, क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल में 4 चेंबर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सब में 3 चेंबर हार्ट। और जिसमें 3 चेंबर हार्ट है मतलब इसमें होगा 3 चेंबर हार्ट है, मतलब 3 चेंबर हार्ट मतलब इनकम्प्लीट होगा, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा 3 चेंबर हार्ट में। और अगर 2 चेंबर हार्ट है तो गंदा ब्लड ही भेजेगा, गिल्स जो है उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा। तो 2 चेंबर हार्ट में DO2 ब्लड सप्लाई होगा, ब्लड सप्लाई कर देगा हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई ही करेगा 2 चेंबर हार्ट में, ठीक है ना। लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड होगा गिल्स में, कहां होगा, गिल्स में। तो ये हमारा एनसीईआरटी का डाटा है। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम लोग जानते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं क्या कहता है सर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग हार्ट के बारे में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ह्यूमन के हार्ट के बारे में, किसके हार्ट के बारे में, ह्यूमन। अब देखो ह्यूमन का हार्ट कितना होता है, 4 चेंबर्ड हार्ट, 4 चेंबर्ड होता है
ह्यूमन में कितना होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन के साथ साथ जितने भी मैमल्स हैं उसमें भी 4 चेम्बर हार्ट होता है, क्रोकोडाइल में भी 4 चेम्बर हार्ट होता है, लेकिन अभी ह्यूमन के बारे में देखते हैं। 4 चेम्बर हार्ट, 4 चेम्बर में सर जो है 2 होता है एट्रिया और 2 होता है वेंट्रिकल, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो याद रखना ये 2 चेम्बर हार्ट है, याद रखना। अब देखो सर, जैसे कि 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। अब 2 चेम्बर हार्ट में डबल सर्कुलेशन होगा। क्या होगा? डबल सर्कुलेशन होगा। 2 चेम्बर हार्ट में क्या होगा बउआ? डबल सर्कुलेशन होगा। डबल सर्कुलेशन क्या होता है सर? डबल सर्कुलेशन में पहला होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पहला होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, एक तरफ साफ एक तरफ गंदा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। और पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा, DO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा। ठीक है ना? क्लियरली विजन कर रहे हो? तो याद रखना है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक तरफ साफ ब्लड एक तरफ गंदा ब्लड। सिस्टमिक सर्कुलेशन किधर से किधर होगा? तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है लेफ्ट साइड होगा, मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा होगा। और पल्मोनरी सर्कुलेशन किधर से किधर होगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड में सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट साइड में पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो कैसे होता है सर। मान लो एक चीज तुमसे पूछेगा कि साइज हार्ट का, हार्ट का साइज होता है क्लिप शिफ्ट, ऐसा एक मुट्ठी की तरह, ऐसा साइज होता है हार्ट का। हार्ट का साइज होता है, ठीक है ना? हार्ट का साइज होता है मुट्ठी की तरह। कैसा होता है? हार्ट का साइज होता है क्लीन शिफ्ट की तरह, मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह। और सर ये जो हार्ट होता है ये होता है टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ। और दूसरी बात जो हार्ट होता है ये बीचों बीच होता है थोरेसिक कैविटी के, बिटवीन थोरेसिक कैविटी। पोजीशन जो है हार्ट का पोजीशन किधर होता है? बिटवीन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी है इसके बीच में, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होगा लेफ्ट की तरफ। याद रखना टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट साइड। क्लियर है ना? अब देखो ये हार्ट बना दिए हैं, ये हार्ट का जो है एपिक्स है, एपेक्स, और ये वाला हार्ट का बेस है। अब देखो ये जो हमारा है ऊपर वाला 2 चेंबर, ये हमारा राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो अलग अलग किया है इसका नाम है IAS, इसका नाम है IAS। IAS का फुल फॉर्म सर, IAS का फुल फॉर्म होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम, IAS का मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 सेप्टम के बीच में है, 2 मतलब आर्टरी के बीच में है, तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, 2 आर्टरिया को अलग अलग किया। और जो वेंट्रिकल में है सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम 2 वेंट्रिकल को अलग करेगा, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर ना? अब ये जो पाइप यहां पे होता है जो आर्टरी और वेंट्रिकल को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है, ये वाला जो पाइप यहां पे, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, आर्टरी है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आर्टरी और वेंट्रिकल को अलग अलग करता है। अब एक चीज याद रखना, क्या सर? जो लेफ्ट भाग है इसमें 2 वाल्व होता है, राइट में 3 वाल्व होता है, ये क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग बाइकस्पिड वाल्व। और ये वाले को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम है मिट्रल
वल्व, ये क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखोगे। अब वल्व क्या होता है सर, वह ये जो वर्ड लिखे है वल्व, ये वल्व होता क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। जो ब्लड का फ्लो होता है एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, नीचे से ऊपर गया, मतलब ऊपर से नीचे गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, स्पिंक्टर की तरह नहीं कि फेंक देगा, जो हमारे पेट के पास होता है, स्पिंक्टर पेट में होता है, जो इसोफेगस से कनेक्ट होता है, पेट को करता है, स्पिंक्टर होता है, वो बैक फ्लो कर सकता है, लेकिन ये बैक फ्लो इसमें जो वाल्व में होता है बैक फ्लो, ये बैक फ्लो जिंदगी में नहीं कभी होगा, बैक फ्लो कभी नहीं होगा वल्व अगर है तो, याद रखोगे ना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, और बैक फ्लो नहीं करा सकता, बैक फ्लो नहीं होता है। चलिए सर अब देखते हैं हम लोग, अब हर्ट को समझते हैं। देखो जो हर्ट है ये सबसे पहले बात मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मीजोडर्मली इसका ओरिजिन होता है, पूछेगा याद रखना। उसके बाद दूसरा ये मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है। उसके बाद इसके पास नोडल टिश्यू पाया जाता है, नोडल टिश्यू। सर नोडल टिश्यू क्या होता है, सर नोडल टिश्यू क्या है, नोडल टिश्यू मतलब न्यूरॉन की तरह काम करेगा, सिग्नल खुद जनरेट कर सकता है, इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए, बाहर से कोई नहीं चाहिए मदद करने के लिए, खुद कर लेगा, मतलब न्यूरॉन की तरह काम करेगा, ऑटो एक्साइटेबल होता है। नोडल टिश्यू क्या करेगा, ऑटो एक्साइटेबल, हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल बनाएगा, खुद एक्साइट करेगा हार्ट, धक धक धक, नोडल टिश्यू की वजह से। अब गौर करना, ये जो नोडल टिश्यू है ना बउआ, ये जो नोडल टिश्यू है ये होता है, इसमें आगे लिखते हैं हम लोग, नोडल टिश्यू पहला होता है, ये होता है एसए नोड, नोडल टिश्यू में पहला आता है एसए नोड, दूसरा होता है एवी नोड, और तीसरा आता है एवी बंडल, एवी बंडल, एवी बंडल बोलो या बंडल ऑफ हिस बोलो, बंडल ऑफ हिस। और बउआ चौथा पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी फाइबर। ये चार नोडल टिश्यू हमारे पास है, हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ऐसे नोड जो है कहां होता है, ये जो ऐसे नोड है ना सर, ये पाया जाता है राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के राइट साइड में, मतलब ये डायग्राम देखो, मान लो ये मेरा हार्ट है, ये मेरा हार्ट है, तो ये मेरा हार्ट जो है ना बउआ, तो इस साइड में पाया जाएगा ऐसे नोड, बांट दो अलग अलग, ये हमारा राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम, तो राइट आर्ट्रियम के राइट साइड में, और एवी नोड यहां होता है, ये हमारा एवी नोड, एवी नोड का पोजीशन क्या है, राइट आर्ट्रियम के लेफ्ट साइड, राइट आर्ट्रियम के लेफ्ट साइड। तो एवी नोड क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, एवी नोड जो है लेफ्ट साइड ऑफ राइट आर्ट्रियम होता है, तो राइट आर्ट्रियम में, लेकिन लेफ्ट साइड। अब एवी बंडल कहां से निकलता है, एवी बंडल या बंडल एजेस फ्रॉम एवी नोड से निकलता है, एवी नोड से निकलता है। और पुरकिंजी फाइबर ये वेंट्रिकल में पाया जाता है, वेंट्रिकल के राइट एंड लेफ्ट साइड में पाया जाता है। जो एवी बंडल है ना, एवी बंडल राइट और लेफ्ट में घूम जाता है, और ये राइट एंड लेफ्ट में ही पुरकिंजी फाइबर पाया जाता है, वेंट्रिकल के राइट और लेफ्ट में। जैसे कि देख लो यहाँ पे, ये हमारा अब यहां से एराइज होगा, यहां से एराइज होगा, यहां से एराइज होगा छोटा छोटा फाइबर, इसको बोलते हैं, और इस भाग में बटिएगा, और यहीं पे निकलेगा पुरकिंजी फाइबर, ये पुरकिंजी फाइबर बनाएगा, पुरकिंजी फाइबर, ये पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी फाइबर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा, ये हमारा पुरकिंजी फाइबर।
पुरकिंजी फाइबर जो वेंट्रिकल को कांटेक्ट करेगा। और ये जो हमारा है, ये जो हमारा एबी बंडल या बंडल ऑफ हिस क्या है, ये हमारा एबी बंडल या बंडल ऑफ हिस, ये हमारा एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, ठीक है ना, क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है ना। एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस, ये राइट साइड में बट जाएगा, ये इधर राइट साइड में बट गया और ये लेफ्ट साइड में बट गया और ये फॉर्मेशन कर दिया पुरकिंजी फाइबर का, ठीक है ना। अब जो है सिग्नल जो जनरेट हुआ, जो ऐसे नोड से सिग्नल आएगा वो ट्रांसफर होगा एवी नोड के पास, ये सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा, ये सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे नोड जो है ये कितना बार, 70 से 75 बार पर मिनट एक्सटर्न पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्सटर्न पोटेंशियल मतलब सिग्नल जो जनरेट करेगा वो 70 से 75 बार ये सिग्नल जनरेट करेगा और सिग्नल एवी के पास जाएगा 70 से 75 बार। तो इसीलिए हमारा हार्ट बीट भी देखते हो, हार्ट बीट जो रेट होता है HBR हार्ट बीट रेट, वो 70 से 75 बार होता है पर मिनट, लेकिन जो एवरेज होता है हार्ट बीट रेट वो होता है 72 पर मिनट, 72 बार पर मिनट एवरेज। तो हार्ट बीट रेट भी ना 70 से 75 बार होता है, एवरेज 72 बार। तो याद रख लोगे ना, ऐसे नोड सिग्नल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एबी नोड को देगा, एबी नोड से एबी बंडल, फिर पुरकिंजी फाइबर और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा पुरकिंजी फाइबर। क्लियर है ना, याद रख लोगे ना यार, उम्मीद करें ना आप लोगों से। ये सारा हमारा ऑटो एक्साइटेबल है, नोडल टिश्यू होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। क्लियर है ना। चलिए अब हार्ट में आते हैं, हार्ट का स्वागत है। देखो क्या लिखा हुआ हार्ट में, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम, जिसमें क्या होता है मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, मस्कुलर चेम्बर मतलब 4 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड हार्ट, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग मतलब कैपिलरीज, कैपिलरीज। हार्ट इज अ मेसोडर्मली organ situated in thoracic between two lungs, slightly tilted लेफ्ट की तरफ घुमा रहता है, टिल्ट रहता है, क्लीन शेप है ना, बंद मुट्ठी की तरह होता है शेप। इट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम से प्रोटेक्ट होता है, क्लियर बात है। आवर हार्ट हैज 4 चेम्बर, जो कि अपर चेम्बर, स्मॉल चेम्बर हमारा जो ऊपर वाला स्मॉल होता है वो एट्रिया होता है, और नीचे वाला जो लोअर चेम्बर वेंट्रिकल होता है। क्लियर है ना, वही चीज लिखा हुआ है। बाकी आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, इसको एक बार रीड कीजिएगा यार, समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा। हमने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वो देखते हो वॉल्व लगा हुआ है, राइट वेंट्रिकल में गार्डेड बाय वॉल्व, राइट वेंट्रिकल राइट साइड में ट्राइकस्पिड होता है, ट्राइकस्पिड होता है, देखो कहीं लिखा होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। एक बार रीड करोगे, ठीक है ना बच्चों। चलो हम लोग आगे देखते हैं। इसका ये डायग्राम है, इसका ये डायग्राम, ये वेना कावा है। वेना कावा क्या होता है, चलो एक बार और फिगर देखते हैं हम लोग। वेना कावा को हम लोग समझते हैं। देखो मान लो हम एक हार्ट बनाते हैं, आर्टरिया छोटा होता है और वेंट्रिकल बड़ा होता है, बड़ा है, सेपरेटेड है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व। अब गौर करना, जो हार्ट में ब्लड आएगा, ऊपर का जो ब्लड आएगा, बॉडी के ऊपर का पार्ट वाला ब्लड जो आएगा हार्ट में, ये कौन लेके आएगा, ये आएगा सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या लेके आएगा, क्या लेके आएगा, गंदा ब्लड बॉडी के ऊपर पार्ट से, बॉडी के ऊपर वाले भाग से, बॉडी के ऊपर वाले भाग से, जो बॉडी का ऊपर का सरफेस है, सुपीरियर वेना कावा लेके आएगा हार्ट तक ब्लड, गंदा ब्लड। कौन सा ब्लड लेके आएगा, DO2। और बॉडी के निचला वाले भाग से गंदा ब्लड लेके आएगा, कौन लेके आएगा, DO2 लेके जाएगा। ये है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा वेन मतलब गंदा ब्लड ले जाएगा, जैसे ही गंदा ब्लड आएगा फिर ये ब्लड इसमें जाएगा। अब इसमें गया, अब यहां से जो गंदा ब्लड है इसको पट से कैरी करेगा, यहाँ का जो गंदा ब्लड है पट से यहाँ से एक पाइप निकलेगा, जो ये निकला है ये राइट साइड लंग्स को लेके जाएगा, लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, और इधर भी लेके जाएगा, इधर भी एक लंग्स है और इधर भी एक लंग्स है।
उधर लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड। तो ये लेके जाएगा, इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या कैरी करता है? गंदा ब्लड जो आया है इससे इसमें आएगा, तो ये गंदा ब्लड को लेके जाएगा। ये किस ब्लड को लेके जाएगा? CO2 वाले ब्लड को लेके जाएगा लंग्स में। कहां ले जाएगा? लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? कैरी CO2 मतलब गंदा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगा। अब लंग्स में ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा, और फिर से वो कैरी करके हार्ट में लेके आएगा। और लेके आ रहा है ये दो पेयर प्राणी। इस दो पेयर प्राणी का नाम क्या है बताइए जनाब? इस दो पेयर मतलब 4 गो, 4 का मतलब क्या है? 2 पेयर। ये 2 पेयर क्या है बउआ? ये है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन लेके आएगा साफ ब्लड, और यही साफ ब्लड इसमें जाएगा, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। इधर क्या आया था? इधर गंदा ब्लड था, इसमें गंदा ब्लड गया, फिर वापस से गंदा ब्लड चला गया लंग्स में, फिर 4 को मतलब 2 पेयर पल्मोनरी वेन साफ ब्लड को लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा। तो ये पूरा का पूरा कहानी है। फिर ये साफ ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और इसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना है, इसको पूरे बॉडी में भेजना है। ये लेके कौन जाएगा? ये लेके जाएगा ओरोटा, पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा ये, मतलब यहां से ले जाएगा। कौन सा भाग है ये? लेफ्ट वेंट्रिकल वाला भाग है। तो अरोटा क्या करेगा? कैरी O2 ब्लड फ्रॉम हार्ट, और लेके कहां जाएगा? बॉडी पार्ट तक। क्लियर है ना? ये ब्लड से लेके हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा हार्ट से। तो क्लियर है ना? अब एक चीज और याद रखना इसमें, और एक पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है। इसके पास भी वॉल्व होता है, अरोटा के पास भी, और पल्मोनरी आर्टरी के पास भी होता है। इस वॉल्व का नाम है सेमी लूनार वॉल्व। सेमी लूनार वॉल्व दोनों के पास होता है। तो ये डायग्राम बहुत क्लियर स्पष्ट कर रहा है, हार्ट को एकदम क्लियरली कर रहा है कि हार्ट कैसे हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है ना? पल्मोनरी वेन हमारा 4 होता है, मतलब 2 पेयर होता है, जो साफ ब्लड को लंग्स से लेके आएगा, हार्ट तक पहुंचाएगा, हार्ट के लेफ्ट वाले भाग में, लेफ्ट आर्टरी में। याद रख लोगे ना यार? चलिए एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी माता क्या कह रही है, थोड़ा इनका भी सुन लेते हैं। तो वेना कावा 2 होता है, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा। ऐसे नोट पता है ना? ऐसे नोट क्या होता है? ये 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 1 मिनट में। अब अरोटा क्या होता है? क्लियर है ना? ये कैरी करता है ब्लड को, कैरी ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड। ठीक है ना? पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? गंदा ब्लड ले जाता है हार्ट से लंग्स तक। पल्मोनरी वेन क्या करता है? साफ ब्लड लंग्स से हार्ट में लेके आता है। क्लियर है ना? बंडल ऑफ हिस क्या होता है? जिसको हम लोग AB बंडल बोलते हैं। क्लियर है ना? ये हार्ट का एपेक्स है। क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है ना? ये बंद मुट्ठी की तरह स्ट्रक्चर होता है, क्लिनशिप स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है ना? बस याद रखोगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे स्टेप देखते हैं। जो चीज लिखा हुआ है, इंटायर हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल से बना होता है, और यही कार्डियक मसल जो है कुछ नोडल टिश्यू में बदलता है, और नोडल टिश्यू का काम है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना, कभी कभी नर्व का इंपल्स जनरेट करता है। जिस तरह से नर्व हमारा इंपल्स जनरेट करता है, उसी प्रकार से ये भी ऑटो एक्साइटेबल होता है, इंपल्स जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल। चलिए आगे देखिए। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल मैस्कुलेचर, कुछ कार्डियक मसल स्पेशल रूप धारण करते हैं और कॉल्ड नोडल टिश्यू बदलते हैं नोडल टिश्यू में। अब ये नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में, हम 4 भाग में बांटे हैं, एसए नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हिस और पुर्किंजी फाइबर। क्लियरली है? सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक बार रीड करोगे इसको, इस पैराग्राफ को एक बार रीड करोगे, लेक्चर देखने के बाद इस पैराग्राफ को रीड करोगे, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? चलिए यहां तक हम लोग देख लिए हैं, और ये चीज है ऊपर से हम दिखा देते 70 से 75 बार ऐसे नोट जनरेट करता है, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ऐसे हमारा हार्ट बीट रेट एवरेज कितना होता है? 72 बार। अब एक चीज याद रखना, जो ऐसे नोड है,
ऐसे नोट को हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं, पेस मेकर, ये लाइन लिख लेना। ऐसे नोट को हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं, कहाँ पे है, कहीं पे पेस मेकर, पेस मेकर ऐसे नोट को बोलते हैं। याद रख लोगे ना बच्चों, कोई दिक्कत है? उम्मीद करें आप लोगों से। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जितना अभी तक समझ में आया होगा, बहुत प्यारी तरीके से एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा आप लोग। तो हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ाई करें, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा यार। जब मेहनत मेरा हथियार है तो फिर मेरे को कौन हरा सकता है। मेहनत करते चलेंगे और एक दिन जीत जाएंगे, ठीक है ना बच्चों? तो मेहनत करते रहिए, एनसीईआरटी को प्रॉपर रीड कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आएगा मेरे को बताइएगा, ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कार्डियक साइकिल के बारे में और इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों? आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करें।